नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। किशोर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, आपने जब से कमान संभाली तब से ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस प्रोएक्टिव मोड में आ गई। नहीं, कांग्रेस का अमिताभ जी आपने पहले से भी देखा होगा, हमेशा कांग्रेस प्रोएक्टिव मोड में रही है। महात्मा गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के ये वो होम साहब से लेकर के, और मेरे विचार से अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रेज कर रहा हूँ, मैं भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आजाद होते कि नहीं होते, ये एक बड़ा प्रश्न है। उत्तराखंड कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैंने उसी को थोड़े व्यापक में चले गए पीछे से। नहीं, उत्तराखंड में पहले भी जब उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी बनी थी, और आपको याद होगा 2000 में हरीश राव जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उस समय हमारे पास विधानसभा में कांग्रेस का एक भी चुनाव हुआ विधायक नहीं था। और सारे साथियों ने, मैं ये नहीं कहता खाली हरीश रावत जी या किशोर उपाध्याय या हम लोगों की वजह से, पूरा का पूरा कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का साथी, हमारी बहन, हमारा भाई प्रोएक्टिव मोड में आए, और 2002 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहे। बीच में कई बार क्या होता है, थोड़ा सा सरकार में आने से थोड़ा सा शिथिलता भी आ जाती है, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे कि हरीश रावत जी वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे और नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस को एक्टिव मोड में रखा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे 2007 से लेकर के 12 तक यशपाल आर्य जी ने भी, और विशेषकर हरक सिंह रावत जी हमारे सीएलपी लीडर थे, हमारा कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन हमारा कोई धरना नहीं होता था, प्रदर्शन नहीं होता था, या विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं होता था। किशोर जी, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस इधर कुछ वर्षों से अपने पुण्यों के जरिए कम पहचानी गई, आंतरिक झंझावात और आंतरिक गुटबाजी के चलते ज्यादा चर्चा में आ गई। 2012 में जब हम लोग, खैर मैं तो दुर्भाग्यवश चुनाव हार गया बहुत कम वोटों से, लेकिन उस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मेरे विचार से उस तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह की परिस्थितियां 2002 में भी बनी थी। और उस समय मैं थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में आप जैसे सब लोगों को जानता था, तो मैंने उस समय थोड़ा सा अपनी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से बातचीत करके कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी शपथ लेने जाएं, और उनका कद इतना बड़ा था देश में, और अगर हमारे विधायक वहाँ पर न हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं उन सबको लेकर के फिर कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास गया, और जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने खाली एक बात कही कि जो कांग्रेस अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भी जो, आप हमारी संरक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करेंगे। दो बातें उन्होंने रखी। 2012 में कुछ इस तरह से मेरे ख्याल से जो निर्णय हाईकमान ने ले लिया, उस तरह से मेरे ख्याल से विधायकों को जोड़ने की हमने उस हिसाब से कोशिश नहीं की। उसकी वजह से थोड़ा सा उस समय कांग्रेस को परेशानी हुई, और अब धीरे धीरे वो परेशानी दूर हो रही है। नहीं, लेकिन अब तो किशोर जी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं, दो हिस्सों की सरकार बताई जाती है, विजय बहुगुणा की सरकार, हरीश रावत की सरकार, यानी 1 साल की सरकार और 2 साल की सरकार। कांग्रेस विलुप्त हो गई, गुट सामने है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी, जो कांग्रेस को 2012 में बहुमत नहीं मिला, जो साथ हमारे कुछ निर्दलीय, कुछ बीएसपी के और यूपीडी के विधायक चुन करके आए, मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर उनका इतना दबाव था, आज भी है, कि उसके अनुसार, तब चाहे माननीय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे हों, वो इतनी बड़ी विरासत के वो मालिक हैं, हेमंत बहुगुणा जी की विरासत के, और तब चाहे आज हरीश रावत जी हों, तो मेरे विचार से उस हिसाब से इस दबाव के कारण उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे वो स्थितियां बदल रही है। आज हम पूर्ण बहुमत में हैं, 35 विधायक हमारे हैं, और आपकी कृपा रहेगी तो 36वां जो है, वो जो भगवानपुर में दुर्भाग्यवश चुनाव हो रहा है, तो हम 36 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये 2 वर्ष जो हैं, उत्तराखंड जिन भावनाओं से बना था,
जिस जो आंदोलन की भावना थी, मेरे ख्याल से हम उस तरफ कुछ कदम बढ़ा पाएंगे। जब राज्य बना तो उस समय कुछ समय होता है, जब भारत भी आज़ाद हुआ था तो उस समय एक जज्बा होता है कि हमको कुछ करना है प्रदेश के लिए। मेरे ख्याल से शुरू में, तब चाहे बीजेपी की अंतरिम सरकार रही या हमारी सरकार रही, हम उसका वातावरण नहीं बना पाए जिसकी कमी मैं महसूस करता हूं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विजय बहुगुणा के बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुए तो नरेंद्र तिवारी और हरीश रावत दो के बारे में ये सामान्य धारणा है कि भाई इन लोगों को समझ है, बड़ा कद है, जमीन से जुड़े हैं, लोगों को पहचानते हैं, स्थानीय समस्याओं को भीतरी से जानते हैं। हरीश रावत जी की सरकार को भी 1 साल होकर हो गया। उस दृष्टि से जो अपेक्षाएं हरीश रावत जी से कद के नेता से रही प्रदेश को, सरकार आंतरिक जो जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट, आंतरिक राजनीतिक प्रबंधन में ही उलझ के रह गई। इसलिए शायद डिलीवरी के फ्रंट पर बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख पाया। अमिताभ जी, आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं और आप मूर्धन्य विद्वानों में मैं मानता हूं आपके इस देश के, जिस तरह से आप डिबेट भी करते हैं। मुझे ये लगता है, मैं उससे थोड़ा हट करके जा रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि मैंने तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक मध्य हिमालय की यात्रा की है। मुझे ये लगता है कि हम लोग हिमालय को समझते नहीं हैं, और जब हम किसी को समझेंगे नहीं तो तब तक आप उसके बारे में क्या योजना बना सकते हो। तब चाहे भारत सरकार की बात हो, तब चाहे दूसरे, जब हम उत्तर प्रदेश के भी हिस्सा रहे, या तब चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की आप बात ले लीजिए, आप नागालैंड की बात ले लीजिए। मुझे लगता है कि हम वहाँ के जो लोग हैं वो उनका क्या मानसिकता उनकी है, वो किस तरह से सोचते हैं, वहाँ का पेड़ क्या सोचता है, वहाँ का पौधा क्या सोचता है, वहाँ का जलचर क्या सोचता है, वहाँ का पानी क्या सोचता है, मेरे ख्याल से हमें अभी इसकी समझ नहीं है। किशोर भाई, उसके लिए तो फुर्सत तब मिले सरकारों को जब पार्टी के भीतर का जो आंतरिक मैनेजमेंट है उससे समय बचे। अभी तो पार्टी विभाजित जब खड़ी होती है तो उसी को साधने में सारा कौशल लग जाता है। नहीं, मैं राजनीति में मैं इसको भी बुरा नहीं मानता हूँ, विशेषकर लोकतंत्र में, क्योंकि हम लोकतंत्र में अति नहीं होनी चाहिए। लोकशाही में हम लोगों में मत भिन्नता होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मत भिन्नता की भी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये तानाशाही में उस तरह की बातें चल सकती हैं कि जहां आप कोई आवाज नहीं उठा सकते। उसमें एक कमी जरूर है कि हमको सही मंचों पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। मर्यादा का उसमें, और ये नहीं दिखाई देना चाहिए, तब चाहे हमारे विधायक हो या चुने हुए प्रतिनिधि कोई भी हो, उसमें भावना ये होनी चाहिए कि जनता का हित हो उसमें। अगर हम कोई बात उठा भी रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने हित के लिए इन सब चीजों को, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो नहीं टकरानी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं टकरानी चाहिए। और उससे जिन भावना से लोग आपको आशीर्वाद देते हैं वो कम होता है और उन लोगों का मन टूटता है जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। और मेरी कोशिश रहेगी एक कांग्रेस का मुख्य सेवक होने के नाते कि आगे से उस तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड में न बने। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा जो मैंने कांग्रेस का बहुत खराब समय भी देखा है, अच्छा समय भी देखा है, हम शायद एक चीज भूल जाते हैं। मुझे पता है ना टिकट के लिए किस तरह से संघर्ष होता है, किस तरह से लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, और उसके बाद जब पार्टी उनको नेता बना देती है तो कई लोग फिर जो है ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। अब हमको जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसकी महत्ता हमको नहीं समझ में आती है जब वो निकल जाती है। जैसे मैं जैसे आज विधायक नहीं हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या खोया है। तो मेरे ख्याल से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जब वो नहीं थे तब क्या स्थिति थी, आज वो हैं, जनता ने, पार्टी ने, मतदाता ने उनको सम्मान दिया है, तो उसकी सम्मान की रक्षा करना भी मेरे ख्याल से आज के वातावरण में ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन सारी की सारी पांचों की पांचों उंगलियां वो राजनीतिज्ञों की तरफ है, सबसे बड़ी परेशानी। एक सवाल ये भी आता है, जिसे जब विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे तो कहा जाता था कि एक तो वो इस इलाके को पूरी तरीके से जानते नहीं, यहाँ की बोली और संस्कृति में रचे बसे नहीं, तो इस कारण जमीनी जो हकीकत है उससे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं। इसलिए भी एक जो प्रशासन में जो एक पर्सनल टच होना चाहिए वो नहीं दिख रहा। हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री हैं तब तो ये बात लागू नहीं होती, वो तो वहीं से है और गांवों की सभा से लेकर लोकसभा तक
उन्होंने देखा है चीजों को। फिर आखिर अस्पताल में पहाड़ पर डॉक्टर नहीं रहना चाह रहा, स्कूल में मास्टर जाना नहीं चाह रहा, फिर ये छोटी छोटी समस्याएं तो नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, विजय बहुगुणा जी भी क्योंकि मैंने 1981 का बहुगुणा जी का चुनाव भी देखा है, हेमंत नंदन बहुगुणा जी का, और उस चुनाव को संचालन करने की या वहाँ जब उपचुनाव हुआ तो वो सोच भी विजय बहुगुणा जी की थी उस समय। वो हेमंत नंदन बहुगुणा जी की मदद उसमें सारे चुनाव में उन्होंने की। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन पर ये आरोप लगता था और एक बड़े तबके के जरिए लगता था। मुझे ये लगता है अमिताभ जी, कांग्रेस में एक बड़ी भारी कमी हम लोगों में, बाकी लोग सुई के बराबर काम करते हैं और उसको सबल के बराबर दिखाने का काम करते हैं, और हम लोग हाथी के बराबर भी काम करें तो हम चींटी के बराबर उसको नहीं दिखा सकते। मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से वहाँ 2013 में घटना हुई केदारनाथ की, और जिस तरह से 1.25 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया, मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हो गए, बल्कि जो है कि उस काम की उन लोगों को वाहवाही मिलनी चाहिए थी कि भाई उन कठिन परिस्थितियों में। लेकिन किशोर जी, और उसमें 2 धाराएं एक साथ चली, उसमें बहुत सारी बदमजगियां हुई, बहुत सारी बद इंतजामियां हुई, हुकूमत बहुत जगह असफल दिखी। वो एक लंबी बहस है, डिबेटेबल इशू है, और हम लोगों ने तो खुद दिखाया अपने चैनल पर कि देखिए देश भर ने जितनी मदद भेजी, हुकूमत उस मदद को संभाल के नहीं रख पाई। तो वो समस्याएं तो रही। उसमें देखिए, हमको मदद की आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि हमारे चरित्र में वो है। हम जब पैदा होते हैं, अब तो खैर अस्पताल जगह जगह हो गए, मैं अपनी बात करूं तो हम भैंस के साथ, मेरी माँ कैसे जिंदा रही मैं नहीं जानता, और पुआल जो होता है उसका धुआं, वो जो नीचे ऊपर हम लोग रहते हैं, नीचे हम उसको ओबरा कहते हैं, उसमें 5 दिन तक जो बच्चा और जो प्रसूता होती है उसको धुएं में रखा जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। मैं जब आज सोचता हूँ तो अब पैदा होने से लेकर के हम अगर आंगन में कदम रखते हैं तो हमको जो है गुलदार का डर रहता है कि भाई कब उठा करके ले जाएगा, या हम सड़क पर चलते हैं तो कब हमारा वाहन गिर जाएगा। तो हम हर क्षण जो है, या कब बारिश आ जाएगी, कब मकान बह जाएगा, तो हमको लड़ने की है आदत, हमें उसमें उसकी जरूरत नहीं है। मेरा जो आज कहना है वो ये है कि विजय बहुगुणा जी हो, तब चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हो, तब चाहे कोश्यारी जी हो, खंडूड़ी जी हो, निशंक जी हो, आज हरीश रावत जी हो, या उत्तराखंड का जो आदमी है, मेरे विचार से हम तो जिंदा रह लेंगे। लेकिन मुझे चिंता दिल्ली की है। जब उत्तराखंड आंदोलन में जब नरसिम्हा राव जी ने मुझसे पूछा कि तुम तो कांग्रेस के जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उस आंदोलन में क्यों खड़े हो रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि आप लोग जिंदा रहो यहाँ दिल्ली में। जिस तरह की स्थिति है, आज प्रणब मुखर्जी साहब हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बार मुझे कहा मेरे लिए गंगा जल लाना। मैंने कहा क्या करोगे गंगा जल का? बोले नहीं, पूजा के लिए। मैंने कहा भाई गंगा सूख रही है और आपको ये पड़ी हुई कि गंगा जल लाएं। उस समय डिप्टी चेयरमैन थे ये प्लानिंग कमीशन के, फिर उन्होंने एंटायर डिप्टी प्लानिंग कमीशन वहाँ भेजा कि भाई उसके बारे में सोचो। मुझे चिंता उत्तराखंड की कम है, हम लोगों को, आप लोगों की ज़्यादा है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो लखनऊ में रह रहे हैं, जो बनारस में रह रहे हैं, जो पटना में रह रहे हैं। अगर उत्तराखंड का कोई भी मुख्यमंत्री हो और वहाँ का नियोजन सही नहीं होता है तो भविष्य में आप हर खतरे के लिए तैयार रहिए। आपके सामने अन्न का संकट पैदा होगा, आपके सामने जल का संकट पैदा होगा, आपके सामने सीमाएं हैं उनका संकट पैदा होगा। तो उसको एक छोटे राज्य के रूप में, और हरीश रावत या विजय बहुगुणा के उनके अंतर्द्वंद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदाएं होती हैं, हर जगह होती हैं, 2 धाराएं हर जगह होती है। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है कि हम मिल करके नहीं चल सकते। जो निर्णय हो जाता है हम उसका सम्मान करते हैं। जब विजय, अभी मुझे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस में 2 धाराएं हैं या 2 गुट हैं। किशोर जी, केवल धाराओं का सवाल नहीं, धारा तो पटेल और जवाहरलाल की भी रही। कांग्रेस में क्या हर पार्टी में कई धाराएं रह सकती हैं, धाराओं के लिए तो स्कोप होता है, खेमों के लिए स्कोप नहीं होता। वहां पर फिर प्रदर्शन प्रभावित होता है जब खेमेबंदी हो जाए, और ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां खेमेबंदी बहुत लाउडली दिखती है, बहुत लगता है कि नहीं, हाँ यहां पार्टी पीछे छूट गई, खेमे आगे आके खड़े हो गए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था इधर आपके
कुछ बयान ऐसे आए जिन्होंने पूरे देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। नहीं, मैं आभारी हूँ आपका और उन लोगों का भी कि अगर वो इस लायक जिसे एक वो गंगा पर टिप्पणी करते करते वो प्रधानमंत्री और उनके परिवार पर एक प्रसंग आया था कि गंगा पर स्वीकार नहीं करती। एक बयान आपका आया कि भाई देवभूमि में रावण वध होगा। तो क्या मतलब उत्तराखंड के जो कांग्रेस के लीडर्स रहे उनके मिजाज और किशोर उपाध्याय का मिजाज थोड़ा मिसमैच कर रहा है ना? नहीं, मिसमैच नहीं, मैं बहुत ही अंतर्मन से जब कभी दुखी हो जाता हूँ, मैं ये चीज़ बताऊँ कि मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन भी देखा है आपकी कृपा से, और उस समय मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, उससे पहले अमेठी में था और अयोध्या बगल में है, तो वो भी मैंने देखा है। और एक विद्यार्थी होने के नाते आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। जब एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके हैं, हम सबके हैं, उन्होंने एक शब्द कहा और मैंने तभी कहा था क्योंकि उस समय किसी ने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया कि गंगा ने उन्हें बुलाया है। आपको हाँ, बनारस में बोला था, बनारस में उन्होंने कहा। अब मैं तुरंत ही जो है उसमें गया कि मेरी दादी से लेकर के, मेरे पिताजी से लेकर के, दादाजी से लेकर के, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरा एक दोस्त था जो कैंसर से पीड़ित था, यहीं नोएडा में भर्ती था और प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, और छटपटा रहा था, और उसके भाई ने उनके मुंह में 2 बूंद गंगा जल की डाली और शरीर शांत हो गया, सुकून की तरह जो है उनके चेहरे पर एक शांति आ गई। तो मैंने कहा ये जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, इन्होंने आज ही एक बड़ा भारी जो है संवेदनाओं के साथ खेल शुरू कर दिया है कि जब हमारी मन में ये हो, जो उसमें आस्था रखते हैं माँ गंगा में, कि जब मैं तन छोड़ूं, इस संसार को छोड़ूं, एक बूंद गंगा जल अगर मुझे मिल जाए तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मुझे जो है जो स्वर्ग की एक कामना रहती है वो मिल जाएगा। और उन्होंने उतने लाखों नहीं, अरबों लोगों को जो हिंदुस्तान में भी थे, विदेश में भी थे, उससे जोड़ा अपने को। और उसके बाद आज जो है उनको मई के महीने में 365 दिन हो जाएंगे और उन्होंने कुछ भी जो है, माँ गंगा उत्तराखंड की सुपुत्री है, वहां के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब आप जो है बनारस में उसके बारे में सोचिए, बनारस में भी गंगा तब जिंदा रहेगी जब गोमुख में जिंदा रहेगी। और नदी की एक प्रवृत्ति होती है कि अगर उसके स्रोत में पानी नहीं है तो आप कितना पानी उसमें डाल, नहीं उसमें नहीं आएगा। आपने लोगों के मतदाता की भावनाओं का शोषण किया और मैंने इसलिए कहा था, मैंने उसमें अपने को भी जोड़ा, मैंने उसमें नरेंद्र मोदी जी को जोड़ा, अपनी माँ को भी जोड़ा और उनकी माँ को जोड़ा कि मैंने कहा कल ऐसी स्थिति न आ जाए कि आप अपने पितरों की, पुरखों की, अपनी माँ की अस्थियां लेकर के आइए और माँ गंगा उसको अस्वीकार कर दे। कल अगर माँ गंगा में पानी नहीं होगा तो अस्थियां कहाँ आप प्रभावित करोगे। उसमें जब उन्होंने कहा कि मैंने ये जरूर कहा कि भाई इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया, माँ सीता को छल करके उठा करके ले गए रावण, तो भगवान राम को धोखा दिया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की, और नरेंद्र मोदी जी आपको पता है पटना तक तो वही रथ चला करके लाए थे, वहां से भले जो है वो आडवाणी जी ने उनको उससे अलग कर दिया, वो अलग विषय है। और जब आपने भगवान राम को धोखा दिया तो आप रावण नहीं तो क्या है, एक चीज बताइए। और मैंने ये कहा था उसमें कि भाई आप, हो सकता है कि रावण की तरह आप अमृतपान आपने कर लिया हो, लेकिन उनको उसको भी एक दिन जाना पड़ा। इसलिए उस संदर्भ में मैंने उसको जोड़ा था। लेकिन आपके बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पद की मर्यादा होती है, गरिमा होती है, और मैं इस तरह के बयानों से अपने को असंबद्ध करता हूँ। कोई बात नहीं, वो उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की गरिमा, मर्यादा माँ गंगा से बड़ी नहीं हो सकती। और चीजों के लिए 50 आप साधन हो सकते हैं, माँ गंगा तो एक ही है, दूसरी कोई उस तरह की पवित्र जो है वो धारा भी नहीं हो सकती है। तो उसको मेरे ख्याल से, अब उन्होंने मेरा पूरा बयान देखा नहीं, फिर उस पर जो है वो कई चीजें उन लोगों ने कर दी।
मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहता, न मेरा कोई ऐसा मंतव्य है कि भाई मेरी वजह से लोगों की भावनाओं को जो है, संवेदनाओं को चोट लगे, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा कि तीर निशाने पर जरूर लगे। एक सवाल मेरे जहन में फिर आया, उत्तराखंड से एक राज्यसभा का बाई इलेक्शन आया, मनोरमा जी के निधन से जो सीट खाली हुई, उसमें भी कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष का परिणाम ये रहा कि किसी स्थानीय व्यक्ति को वो सीट मिलती, उसके बजाय एक बाहर से आदमी लाके भेजना पड़ा। नहीं, उसमें भी जब हम उत्तराखंड के आंदोलन में थे अग्निहोत्री जी, उस समय भी जब मैं जंतर मंतर पर हम लोग बड़ी रैली की, फिर लाल किले पे की, और उस समय मेरे साथियों से इस बारे में बड़े थोड़ा सा मतभेद इसलिए थे कि हम ये अंदर और बाहर कब तक हिंदुस्तान में करते रहेंगे। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं ये स्टैंड ले लूँ आज के दिन में कि उत्तराखंड में तो जो है, उत्तराखंड के अलावा कोई दूसरा आदमी रह ही नहीं सकता, उसमें जो दिल्ली में हमारा साथी रह रहा है, हमारी माँ रह रही है, हमारी बहन रही है, लेकिन जब आप भेजते हैं तो राज्य को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा की जो परिकल्पना आप भी जानते हैं, राज्यसभा इसलिए बनाई गई थी कि उसमें वो लोग, भले ही उसका बाद में स्वरूप बदल गया, तब चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, रंगमंच के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, अच्छे डॉक्टर हो, उनके लिए विद्वानों के लिए वो सभा बनाई गई। तो ऐसे विद्वान तो बाद में उसका स्वरूप बदल गया। और राजनीतिक में तो विद्वानों की उसमें कहीं पर भी हमारा जो स्थानीय जो कांग्रेस के लोग हैं, विधायक हैं, किसी के मन में किसी के प्रति कोई मतभिन्नता नहीं थी। मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। नहीं, वो भी कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि ये आवेदन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, कांग्रेस कार्यकर्ता का अधिकार है। राजनीतिक दलों को कई बार बहुत से निर्णय, बहुत सी चीजों को देख करके लेने पड़ते हैं, और उन्होंने जो निर्णय लिया वो हम सब लोगों ने स्वीकार किया। उसमें कहीं कोई किसी के मन में न कोई खटास थी, न किसी के मन में किसी ने कोई जो है कोई अलग राय अपनी व्यक्त की। अच्छा, आपको नहीं लगता, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, जब भी परशूट कैंडिडेचर आता है, किसी भी पार्टी से आए, कहीं भी आए, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा होता है उस राज्य विशेष में या उस इलाके विशेष में, उसका मनोबल कहीं टूटता है। स्वीकार करना अलग चीज है, अनुशासन का एक दायरा होता है, स्वीकार करना ही कोई विकल्प भी नहीं होता स्वीकार करने के अलावा। नहीं, उसमें तो अब जैसे आप उत्तराखंड की बात ले लीजिए, अगर हम इस पर वो करें तो कुछ लोग कहते हैं कि उपाध्याय जो है वो पश्चिम बंगाल से आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं वो नेपाल से आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं वो राजस्थान से आए थे। विजय भावना जी के लिए कहा गया कि भाई उनके पुरखे तो जो है पश्चिम बंगाल से आए थे। और अधिकतर जो उत्तराखंड का इतिहास है, अगर उसको आप देखेंगे तो अधिकतर लोग, तब चाहे वो अपने बचाव में और तब चाहे तीर्थ यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड में आए। ज्यादा करके संख्या उन्हीं की है, तो सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि अपनी जगह ढूंढो, उस तरफ चलो। लेकिन निश्चित रूप से अगर जो लोग स्थानीय स्तर पर, हो सकता है कांग्रेस ने ये सोचा हो कि जो हमारे राज्यसभा के जो सांसद बने पूरे देश में वो कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, उस हिसाब से कोई निर्णय लिया होगा। स्थानीय आदमी को भी अगर उस हिसाब से मौका मिले तो वो भी अच्छी बात है। मनोरमा शर्मा जी को जब बनाया गया तो हम सब लोगों को बड़ी खुशी हुई, और उसमें हर बार पता नहीं क्यों मेरा नाम ड्रैग कर दिया जाता है, जबकि मैं न कभी किसी दौड़ में रहता हूँ, न किसी उसमें रहता हूँ। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप मुझे उस लायक समझते हैं, तो आप मुझे चर्चा में रखते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का अंतर्मन से आभारी हूँ। नहीं तो कोई बात, कई बार राजनीतिक दलों को कई निर्णय जो हैं बहुत सी चीजों को देख करके, सोच करके लेने पड़ते हैं, और उसमें क्योंकि हम लोग अगर जीतते हैं, जो भी विधायक जीता है वो कांग्रेस का जीता है, और कांग्रेस का जीता है तो जो कांग्रेस का जो फैसला हो उसको मानना चाहिए, और उसमें फैसले से पहले आप कुछ भी करिए, फैसले के बाद उसमें गुण दोष निकालना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। किशोर उपाध्याय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिलों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।